स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है ऑनलाइन? डल है क्या? क्या किया है मैंने? अभी थोड़ा ज्यादा जूम हो गई। अभी यस मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी स्क्रीनिंग इफेक्ट की, है ना? और स्क्रीनिंग इफेक्ट और आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों अपोजिट वे में चलते हैं। अपोजिट वे का मतलब है कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस कम होती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ता है तो रेडियस बढ़ती है ना? इन दोनों फैक्टर्स की वजह से रेडियस पे इफेक्ट आता है, कहीं कम होगी कहीं ज्यादा होगी। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पीरियड में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, और ग्रुप में क्या होगा। ग्रुप में शायद डिस्कशन हो गया था। ग्रुप में अगर हम लोग बात करते हैं, ग्रुप में अगर बात की जाए टॉप टू बॉटम आने की, किसी भी ग्रुप में, जैसे मान लीजिए 17 ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 18, ये 17 ग्रुप के एलिमेंट है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम लोग आते हैं, आउटर शेल नंबर बढ़ता जाता है। शेल नंबर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। फ्लोरीन में आपके 2 शेल थे, क्लोरीन में 3 हो जाते हैं, ब्रोमीन में 4 हो गए, आयोडीन में 5 हो गए, 18 में कितने हो गए, 6 हो गए। तो शेल नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा और रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो टॉप टू बॉटम आने पे आर को क्या होना है, रेडियस को क्या होना है, इंक्रीज होना है। जनरल रूल ये है ना? तो क्या लिखेंगे, इन जनरली ये बात होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लेफ्ट टू राइट। पीरियड में जा रहे हैं, किसी पीरियड में हम लोग मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो डिक्रीज करती है रेडियस। आर जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या रीजन है ये समझ लेते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियस क्यों कम हो रही है। जैसे मान लो हम बात करें, थर्ड पीरियड को ले लेते हैं, किसी भी एक पीरियड को एग्जांपल लेना पड़ेगा। थर्ड पीरियड लेते हैं, तो थर्ड पीरियड आपका स्टार्ट होता है कहां से, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में सबसे पहला ग्रुप कौन सा है, लेफ्ट में सबसे पहला ग्रुप फर्स्ट ग्रुप ही होगा। फर्स्ट ग्रुप में थर्ड पीरियड में कौन आता है, सोडियम। सोडियम के बाद आ जाएगा मैग्नीशियम, फिर उधर 13 की बात करो तो एल्यूमिनियम आ जाएगा, है ना? एल्यूमिनियम के बाद कौन सा आता है, सिलिकॉन, फिर उसके बाद फास्फोरस आएगा, फिर सल्फर आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, और नियॉन तो बिल्कुल ही अलग होता है, ऑर्गन बिल्कुल अलग होगा। इसकी अलग बात है, इसकी अलग तरीके की रेडियस होती है, सबसे बड़ी होगी, उसके बारे में अलग से बात करें। अगर हम सोडियम से जाते हैं मैग्नीशियम पे, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो अगर देखो आप, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन था 281, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो गया 282, यहाँ पे हो गया 283, सिलिकॉन में 284, 285, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है 286, 287, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज कर रहा है। अंदर की 2 शेल तो सेम है, लेकिन आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक। और लेफ्ट टू राइट जब भी आप जा रहे हो,
तो आप ये भी देख रहे हो कि एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का मतलब है प्रोटॉन का नंबर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे अगर 11 प्रोटॉन है तो यहाँ हो गए 12, यहाँ हो गए 13, फिर 14 प्रोटॉन, 15 प्रोटॉन, 16 प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन। तो अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पे, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कितने प्रोटॉन फोर्स लगा रहे हैं, 11 लगा रहे हैं आउटर वाले पे। यहाँ पे कितने प्रोटॉन लगा रहे हैं, 12, यहाँ पे 13, 14। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का बढ़ता जा रहा है ना। तो अगर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन की बात करो तो आउटर शेल के एक इलेक्ट्रॉन पे अगर हम बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफेक्टिवली बढ़ेगा, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस अपने आप क्या होगी, अगर यहाँ से यहाँ तक का फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स को इंक्रीज कर रहे हो तो रेडियस अपने आप क्या होगी, कम होगी। इसी वजह से रेडियस क्या होने लगती है, कम होगी। ये नोट करो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बता दिया था, तो एग्जाम्पल तो लिख लो, इसको एक्सप्लेन करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी क्या कर रहे थे, लेफ्ट टू राइट में रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। रीजन क्या पता लग रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना आपसे रीजनिंग। नोट कर लिया, क्या आर्गन का अलग है, अलग से ज्यादा होती है सबसे। तो रीजन क्या लिखा आपने, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट in a period effective nuclear charge increases, so radius decreases। effective nuclear charge increases so radius decreases। ब्रैकेट में ये जरूर लिखना इन जनरली, क्योंकि एक्सेप्शंस भी हो जाते हैं बीच में। तो ये बात क्या है, ये बात तो इन जनरल बात है। क्योंकि हमने एक वर्ड लिखा इन अ पीरियड, एक ही पीरियड, एक पीरियड की बात है। अब देखो रेडियस वेरिएशन के कुछ एग्जांपल्स करते हैं।
रेडियस वेरिएशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे हम लोग अगर बात करें 3D सीरीज में, 3D सीरीज में आप जा रहे हो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाते हो। 3D सीरीज होती है आपकी स्कैंडियम से स्टार्ट होती है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और रेडियस की अगर हम बात करें तो रेडियस आपकी स्कैंडियम से लेकर के टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज तक लगभग डिक्रीज करती है। यहां से यहां तक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज करती है। उसके बाद एक दो एलिमेंट तक कांस्टेंट होती है, फिर इंक्रीज करती है, फिर कॉपर और जिंक में लगभग इक्वल सी होती है। कॉपर और जिंक में जाकर के बिल्कुल लगभग इक्वल सी होती है। इसका रीजन समझते हैं क्यों ऐसा हुआ। पहले डेटा डाल दें कहां से कहां तक क्या हो रही है। लगभग कोबाल्ट तक ही डिक्रीज है, यहाँ पर डिक्रीज बहुत कम है, यहां तक लगभग डिक्रीज देखने को मिल रहा है। उसके बाद कोबाल्ट निकल में लगभग बराबर सी आएगी, फिर निकल से कॉपर तक थोड़ी इंक्रीज होगी। इस तरीके का डेटा। हाँ, एक बार डेटा देखते हैं। एक सेकेंड डेटा निकालने दो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से थोड़ी सी दिक्कत आती है। वो कहाँ है, मैंने लेके आई हूँ ना। ये क्या बता रहे हैं, ये मैंगनीज तक कम कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट सेम, क्रोमियम से लेके यहां तक सेम कर दी। हम लोग डेटा से बात करेंगे, डेटा याद नहीं कर रहे हैं आपको, है ना। मैम एक बार वापस एक्सप्लेन करेंगे। 3D सीरीज एलिमेंट में देखो, इसकी है 144 एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आती है 132। डेटा अभी केवल समझने के लिए लिख रहे हैं, याद नहीं करना है आपको। 132, देन 122, देन 118, 117, 116, 115, 115 इस पे है, निकल पे है, इस पे है 117 और इस पे है 125। एक छूट गया है कोई, कोबाल्ट पे स्कैंडियम 132, 122, 118 एंड देन 117, देन 117, 117 दो बार है। आयरन पे 117 है, कोबाल्ट पे 116 है, निकल पे है 150, कॉपर पे है 117। ये पिकोमीटर का डेटा है। कुछ और है, पिकोमीटर का डेटा, ठीक है। देखो ध्यान से, रीजन पहले समझते हैं क्या रीजन है। ये डेटा से आपसे मतलब नहीं है, डेटा मैंने केवल इसलिए लिखा है कि आपको समझ आ जाए। बोलो जयश्री, कुछ बोलना चाह रहे
हाँ सेम है। ये बताना चाह रहे हैं ना कि यहाँ पे बिल्कुल सेम आ रही है। 116, ये 117 था। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ 144 था, फिर कम हुआ 132, फिर 122, फिर 118, फिर 117, फिर 116। अगर ध्यान से ये 17 है, सॉरी। अगर ध्यान से देखें हम लोग तो डिक्रीमेंट कहां से कहां तक आ रहा है? स्कैंडियम से लेके Mn तक क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज होने का क्या रीजन है? अगर हम देखें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि हर जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। अगर स्कैंडियम में देखोगे तो आउटर शेल में होता है 3d14s2। टाइटेनियम में अगर देखोगे तो होता है 3d24s2। वेनेडियम में होता है 3d34s2। क्रोमियम में होता है 3d54s1। मैंगनीज में होता है 3d54s2। अभी मैंगनीज तक की बात कर लेते हैं पहले। यहाँ पे अगर देखो तो डी में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड का मतलब होता है जो पेयर्ड ना हो, सिंगल हो। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ पे अगर देखो 3d3 में, तो डी में कितने हो जाएंगे? 3 अनपेयर्ड हो जाएंगे। 3d5 में अगर आ जाओ तो 3d5 में आप बोलोगे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक, क्रोमियम तक बढ़ता है। क्रोमियम तक देखो 3d5 और 4s1 में भी एक अनपेयर्ड है ना। और यहाँ पे जब मैंगनीज पे आते हो तो 5 ही अनपेयर्ड होते हैं डी के, और ये 4s का क्या होता है आपका? पेयर हो जाता है, 4s2 बन जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर डी में इंक्रीज होता है, ये जो डी है ना, जैसे जैसे इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे रेडियस में डिक्रीमेंट आएगा। रेडियस में क्या आएगा? डिक्रीमेंट आएगा। क्यों आएगा? कहाँ? 3d3 and 4s2। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3d जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे रेडियस क्या हो रही है? कम हो रही है। रेडियस धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। यहाँ पे अगर देखो 3d5 है, यहाँ पे अगर देखो 3d5 है। आगे अगर देखोगे तो इसमें आ जाएगा 3d6 4s2, इसमें आ जाएगा आपका 3d7 4s2, इसमें आ जाएगा 3d8 4s2, कॉपर में आ जाएगा 3d10 4s1, यहाँ पे जिंक में आ जाएगा 3d10 4s2। देख पा रहे हैं? तो अगर यहाँ पे देखो D1 है, यहाँ पे D2 है, यहाँ पे D3, यहाँ पे D5 है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर देखें तो पहले वाले केस में 1 है, दूसरे वाले केस में 2 है, तीसरे वाले केस में 3 है, चौथे वाले केस में 5 आ जाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे बढ़ता है ना, मेटल के जो एटम होते हैं, मेटल के जो एटम होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ध्यान से मेटल जो होता है वो मेटेलिक और मेटल क्या हुआ? हेलो, अभी
अजीब तरीके से हो रही अभी। यस मैम, अब सही आ रही है। मेटल का क्रिस्टल देखो ऐसा, मेटल के क्रिस्टल में M+M+ होते हैं, है ना। अगर चार्ज +1 का है उस मेटल पे तो +1 होगा, +2 +3 इस तरीके से हो सकता है। और बीच में इनके इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, बीच में कौन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो इस ये जो M है ना, इसमें जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना क्या करेगा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होता है ना उतना ज्यादा ये बॉन्डिंग जो होती है इनकी वो स्ट्रॉन्ग बनती है। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी ना, मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है, वो स्ट्रॉन्ग होगी। और मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो मेटल का एटम क्या होगा, और पास पास आएगा। और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो जो इफेक्टिवली न्यूक्लियस और आउटर शेल के बीच का डिस्टेंस होगा ना, वो इफेक्टिवली कम आने लगेगा। क्या होने लगेगा, कम आएगा। कम आएगा मतलब रेडियस क्या हो जाएगी, कम होगी। इसीलिए जैसे जैसे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्डिंग क्या होती है, और अच्छी होती जाती है। और जैसे जैसे बॉन्डिंग अच्छी होगी, पास आएंगे तो इफेक्टिवली जो रेडियस है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसीलिए जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे मेटलिक रेडियस, ये वाली रेडियस क्या होने लगती है, कम होने लगती है। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। तो अगर आपसे रीजन पूछा जाए तो आप रीजन क्या लिखेंगे, क्या रीजन लिखेंगे, स्कैंडियम से कहां तक हो रहा है ये केस, मैंगनीज तक। रेडियस क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है लगभग। रेडियस डिक्रीमेंट का क्या रीजन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल या डी सबशेल बोलिए इंक्रीजेस, so bonding is strong, so radius will be less। बेसिकली जो रेडियस है वो क्या है, ये M+ का जो इलेक्ट्रॉन है बाहर का और इसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है। जैसे जैसे ये M+ एक दूसरे के पास आते जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इसमें ज्यादा अच्छा है तो ये पास आएंगे तो जो इफेक्टिव ये डिस्टेंस होगा ना वो धीरे धीरे कम होता है। तो कम होने की वजह से यहाँ तक हम देखते हैं कि रेडियस क्या हो रही है, लगभग कम पे आ रही है। Mn तक कम हो रही है। आयरन में भी लगभग कांस्टेंट सी रहती है 17 ही, इसीलिए डेटा दिखाया। नहीं, डेटा नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है कहाँ से कहाँ तक बढ़ रही है, कहाँ से कहाँ तक कम हो रही है, कहाँ पे कांस्टेंट रहता है। हाँ, एग्जाम्पल लगता है। 3D सीरीज का याद करना है आपको कि कैसे कैसे चलता है। स्कैंडियम से Fe तक क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। Mn तक डिक्रीमेंट है, फिर Mn से Fe पे कांस्टेंट है। देन फिर उसके बाद कोबाल्ट पे डिक्रीमेंट हो रहा है, निकल पे, और फिर आगे कॉपर पे बढ़ रहा है। देखते हैं क्यों बढ़ता है, देखो आगे बात कर लेते हैं। ये नोट नहीं किया, डेटा कर लो, पढ़ लो। इलेक्ट्रॉन लिख लो क्लियरली। हाँ, और क्या, जाओ पानी भर लो।
फिर इसका डेटा नोट करा दिया मैंने 129। यहाँ पे तो कमी हो रही है। खैर अपने को डेटा से तो मतलब नहीं है, अपने को कमी से मतलब। स्कैंडियम से मैग्नीज तक कम हो रहा है, फिर आयरन तक भी क्या रह रहा है, कमी हो रहा है। देखो 126 करके लिखा है ना मैंने कुछ। हाँ ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। क्या बताया था? प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। हाँ प्रोटॉन तो आगे बढ़ने ही बढ़ने। बेसिकली Z बाई E रेशियो बढ़ता है तो ये अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करेंगे अगर, तो न्यूट्रल एटम में तो Z और E दोनों सेम ही रहेगा, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन सेम ही रहेंगे, वो रीजन तो बन नहीं सकता। हाँ जी जल्दी करिए। कोई लिख रहा है? मनस्वी नोट कर लिया? तुम लोग कितना धीरे नोट करते हो, तुमने कोई डेटा वेटा डाला, कुछ नोट किया? ये फेयर कॉपी है? फेयर कहाँ है? कब आएगी? तुम्हारी देखी भी नहीं, अगले साल आएगी क्या? जयश्री तुम भी रफ नहीं कर रही हो? तुम लास्ट क्लास में भी कर रही थी। हो गया जय? चलो ये नोट करो, धीरे धीरे नोट करते हो। इस स्पीड से 11th का कोर्स 12th में और 12th का कोर्स ड्रॉप ईयर में खत्म होगा, जैसे मामला चल रहे हैं। अरे ये क्लास की स्पीड की बात कर रही हूँ, आपकी तो हमसे भी पीछे चल रही है। 15 मिनट का जो ब्रेक होता है उसमें पानी वानी नहीं भर पाते? बच्चों को वॉशरूम के लिए पूछो तो बोलते हैं वॉशरूम में कोई गया हुआ था तो हम कैसे चले जाते। पानी वहां पे भीड़ नहीं है पानी के पास। so many reasons। जल्दी नोट करो। यही तो लिखना है यहाँ से यहाँ तक, और क्या, ये क्या काम की चीज है, ये तो समझ लिया बस। नहीं मेन मेन पॉइंट्स लिखिए, बाकी आपकी बुक किस लिए है? बुक भी पढ़ते रहेंगे, बुक से टच छूटना नहीं चाहिए। बोला तो था सिंगेज ले लो, सेट ही आएगा। तुम लोग को कुछ इजी दिलाते हैं रुक जाओ, तुम लोग ज्यादा पढ़ते नहीं हो तो थोड़ा कम पढ़ने वाले दिलाते हैं। तो कोई ऐसे दिलाते हैं जिससे तुम्हारा काम भी बन जाए और ज्यादा तुम्हें काम भी ना करना पड़े। मनस्वी कह रही नो बुक, कोई बुक ही ना हो। नहीं नहीं वो मैं आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से समझ के बुक बताऊं, कि आपका मतलब क्वेश्चन भी सारे बन जाए आपके, दिक्कत भी ना है। चलो आयरन के बाद हम लोग बात कर रहे हैं कोबाल्ट, निकल, और किसकी बात करने वाले हैं, कॉपर की और जिंक की। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो यहाँ पे है 3d6 4s2
यहाँ पे है 3D7 4s2, यहाँ है 3D8 4s2। अब कॉन्फ़िगरेशन याद हो रहे होंगे, 3D10 4s1 और यहाँ पे है 3D10 4s2। अगर यहाँ पे देखो 3D6 है, 3D6 का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जयेश इसमें, आयरन में? हाँ, कितने हो गए? 2 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, विजिबिलिटी नहीं है आपको? चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। इसके पहले जो प्रीवियस केस था उसपे कितने थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 5 थे, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा उतनी रेडियस कम। यहाँ पे क्या हो गए, 5 से क्या हो गए, 4 हो गए। 3D7 पे जब जाओगे तो क्या हो जाएंगे, 3 आ जाएंगे। 7 भर दिया तो 3 ही अनपेयर्ड रहेगा, तो यहाँ पे अनपेयर्ड और कम हो गए। 3D8 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का 2 हो जाएंगे। 3D10 में तो पूरे ही भर गए, फुलफिल हो गया। अनपेयर्ड अगर देखो तो किसका है, केवल S का है। यहाँ पे अगर देखो तो फुल हो गया, D भी फुल है और S भी फुल है ना। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखो 4 3 2, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। N क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो रेडियस क्या होगी, थोड़ी सी रेडियस क्या होगी, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम तो बॉन्डिंग क्या होगी, वीक होगी। बॉन्डिंग वीक होगी तो रेडियस अपने आप क्या होगी, बढ़ जाएगी। बॉन्डिंग का ध्यान रखिए, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो इस तरीके से पास आएंगी चीजें, तो आप याद रखेंगे रेडियस कम होगी। और अगर बॉन्डिंग वीक हो रही है तो चीजें क्या होंगे, दूर जाएंगे तो रेडियस बढ़ेगी। इस तरीके से याद रखना है आप। उसके बाद कॉपर और जिंक में ड्रास्टिक चेंज आता है। कॉपर जिंक में ड्रास्टिक चेंज कौन सा दिखाई दे रहा है आपका, कॉपर का अगर देखो तो 117 है और इसका कितना हो गया है, 125। 125 का मतलब है एकदम से क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। जब फुलफिल हो गया पूरा तो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। फुलफिल वो भी है, लेकिन जिंक में S भी पूरा फुलफिल हो गया ना, S के भी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं फ्रॉम Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लाइट डिक्रीज। स्लाइट डिक्रीज था या इंक्रीज था, इंक्रीज था ना। उतार लो, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। अद्भुत बात है आपकी। फुलफिल्ड, फुल के नीचे फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम आयरन टू कॉपर। हो गया। ऑनलाइन बच्चों को आवाज आ रही है प्रॉपर? यस मैम। नोट हो गया। अब देखो, अब एक और एग्जांपल करने जा रहे हैं। अगर बात करो स्कैंडियम की, तो ये वाला है 3D सीरीज, ये 4D होता है।
ये 5D सीरीज आती है ना। 3D हो गया, 4D हो गया, 5D हो गया, और यहाँ पे कौन सा आता है आपका 6D सीरीज आ जाती नीचे की। ठीक, तो अगर देखो तो यहाँ पे मान लो इसका ही एग्जांपल हम लोग लेते हैं। थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप में अगर स्कैंडियम से आते हो इट्रियम पे, फिर आते हो नीचे वाले पे, या इसका ले लेते हैं एग्जांपल, टाइटेनियम से आते हो जिरकोनियम पे, फिर जिरकोनियम से आते हो हैफनियम पे, फिर हैफनियम से आरएफ पे आते हो, है ना। तो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज का। किसका एग्जांपल ले रहे हैं? 3D का, 4D का, 5D का। तो अगर 3D से 4D पे आओ, 4D से 5D पे आओ, तो आप देखोगे एक एक शेल बढ़ेगा, क्योंकि ये 4th है पीरियड, फिर ये 5th पीरियड है, ये 6th पीरियड है। तो रेडियस क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। रेडियस क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। तो हमारे पास एग्जाम्पल ले रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल है 3D से जाओ 4D पे, 4D से जाओ 5D पे। ठीक है, किसी भी एक ग्रुप को ले लो, उसमें ऊपर से नीचे आ रहा है। 3D सीरीज से 4D सीरीज के एलिमेंट 4D से 5D पे आ रहे हैं। मान लो इसमें टाइटेनियम है, इसमें ले लिया हमने 4D में जिरकोनियम, और इसमें ले लिया हैफनियम। हाँ, ये टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हैफनियम पे आ गए नीचे। अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहां से यहां आने में रेडियस बढ़ना चाहिए था, फिर रेडियस यहां से यहां आने में बढ़ना चाहिए था। देखने को क्या मिलता है कि जब हम 3D से 4D पे जाते हैं, 3D से 4D पे जाते हैं, तब तो रेडियस बढ़ा हुआ मिलता है, लेकिन जब 4D से 5D पे जाते हैं तो रेडियस देखते हैं अप्रॉक्स सेम है। अप्रॉक्स क्या है? सेम है। अप्रोक्सीमेटली रेडियस क्या आता है? सेम आता है। तो 4D का तो ज्यादा है, लेकिन 4D और 5D में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये क्या है? अप्रॉक्स सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। इसका क्या रीजन है आपसे पूछा गया। बोलते हैं ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो रेडियस बढ़नी चाहिए थी। 3D से 4D तक तो बढ़ी, लेकिन 4D से 5D में क्या हो रहा है? नहीं बढ़ रही है। क्या रीजन है इसका? कम होता है। अच्छा देखो, यहां बात करते हैं। टाइटेनियम है, इसमें है 3D2 4s2। ठीक, फिर जिरकोनियम आ गया, 4D सीरीज है, तो यहाँ पे क्या होगा? 4D2 5s2 होगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें हैफनियम की, तो हैफनियम जो होगा, हैफनियम को अगर ध्यान से देखो तो आपका जो सीरीज थी अपनी 4f सीरीज, जो f ब्लॉक की थी, जिसको हम लोग लेंथेनॉइड बोलते थे, वो कहां से कहां तक थी? सीरियम 58 से लेके Lu 71 तक थी। और इसमें इलेक्ट्रॉन कहां पे भर रहे थे? 4f में भर रहे थे ना। तो जब आप जिरकोनियम से हैफनियम पे आते हो, तो जिरकोनियम से हैफनियम पे आने में आप देखोगे कि यहाँ पे 5D2 और 6s2 तो होगा कॉन्फ़िगरेशन, है ना, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? हैफनियम में इसके पहले 4f14 इलेक्ट्रॉन भर चुके होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर 78 71 में क्या हो जाएंगे? 4f14 आ जाएंगे, है ना। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 22
तो 22 से अगर देखो तो यहाँ पे 22 प्रोटॉन, यहाँ पे 40 प्रोटॉन, यहाँ पे कितने प्रोटॉन हो गए 72 प्रोटॉन। इसका मतलब अगर ध्यान से देखें प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, ENC बढ़ता है ना। अगर हम लोग देखें तो 22 प्रोटॉन है, यहाँ पे कितने हैं 40 प्रोटॉन है, यहाँ पे कितने थे 72 प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन है ना। तो नीचे अगर हम लोग आ रहे हैं तो देख रहे हैं प्रोटॉन का नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के चांसेस क्या हैं, इंक्रीज होने के चांस है। प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, लेकिन जैसे ही हम जिरकोनियम से हैफनियम पे आए, यहाँ पे 4f के 14 इलेक्ट्रॉन भर गए। ये 14 प्रोटॉन को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो f के 14 इलेक्ट्रॉन है, 4f के जो 14 इलेक्ट्रॉन है, इनकी जो शील्डिंग है वो पुअर है। आपको मैंने बताया था ना अंदर वाले जो शेल होंगे वो क्या करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट करेंगे, और शील्डिंग इफेक्ट करेंगे तो रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से रेडियस क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। ऊपर से नीचे आने पे प्रोटॉन बढ़ रहा है। 4f14 के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शील्डिंग करते हैं, लेकिन इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, पुअर होता है। पुअर का मतलब है अच्छी शील्डिंग नहीं होगी। शील्डिंग इफेक्ट तो कॉज करेंगे लेकिन अच्छी शील्डिंग कॉज नहीं करेंगे। इसका मतलब वो फैक्टर जो रेडियस को बढ़ाने वाला था वो तो उतना अच्छा नहीं बढ़ा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बढ़े वो कौन से बढ़े, 14 इलेक्ट्रॉन तो f के ही बढ़ गए। तो जो रेडियस बढ़ाने वाला फैक्टर था वो उतना नहीं बढ़ा, जबकि रेडियस को कम करने वाला फैक्टर क्या हुआ, ज्यादा बढ़ गया। तो ऊपर से नीचे आने पे आइडियली तो रेडियस बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कौन बाजी मार ले गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जो बढ़नी चाहिए थी वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से बैलेंस आउट हो गई और लगभग लगभग बराबर रह गई। 4f कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे कितने बढ़ रहे हैं, 40 प्रोटॉन से कितने बढ़ रहे हैं, 32 का डिफरेंस है। प्रोटॉन का डिफरेंस काफी है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी बढ़ रहा है, लेकिन बीच में इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्डिंग करने चाहिए थे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन है बीच में तो ज्यादा शील्डिंग भी होनी चाहिए थी। ज्यादा प्रोटॉन तो ENC ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो शील्डिंग भी ज्यादा होनी चाहिए थी, अंदर के इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग करने वाले हैं वो कौन से हैं, 4f हैं, तो वो उतनी अच्छी शील्डिंग नहीं करेंगे, इसलिए जो रेडियस बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर क्या हो गया, आगे निकल गया और रेडियस इसकी बराबर सी रह गई। ENC और पुअर शील्डिंग दो फैक्टर, पुअर शील्डिंग क्या लिखना है, इसको तरीके से लिखो, तरीके से लिखो ना। 3D सीरीज से जा रहे हो 4D सीरीज पे, रेडियस इंक्रीज करेगी ड्यू टू इंक्रीज इन शेल नंबर। ये नॉर्मल फैक्टर से चल रहा है। 3D से 4D की, 3D की रेडियस कम होगी 4D की रेडियस से, ये नॉर्मल बात है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। 4D से जब 5D पे जाओगे तो बोलेंगे हम क्या, किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, रेडियस अप्रॉक्स सेम रहती है, अप्रॉक्स सेम रहेगी। रीजन को लिखते हैं हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन का नाम क्या है, जो ये फिनोमिनन आपको समझाया उसको क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड
कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज increases, so radius should be decreased, but due to 14 electron of 4f, poor shielding effect and R should increase, ENC की वजह से क्या होनी चाहिए थी? डिक्रीज, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होना चाहिए? इंक्रीज। सो इन दिस, यहां तक लिख लो। हाँ, radius should be decreased, but due to 14 electron of 4f, poor shielding effect, R should increase, R should increase, हो गया। एक फैक्टर ऐसा काम कर रहा है जो कह रहा है कि इंक्रीज होना चाहिए, एक फैक्टर ऐसा है जो कह रहा है कि क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन, अभी तुम यही हो। कॉन्ट्रैक्शन, हाँ। So in this cumulative effect of both factor, radius will not increase, दोनों फैक्टर की वजह से रेडियस इंक्रीज नहीं करता है, एंड विल अप्रॉक्स सेम। दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड एलन कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड को लिखते हैं शॉर्ट में एलन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आपसे पूछें जिरकोनियम और हैफनियम की रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम क्यों होती है, तो क्या रीजन देंगे आप? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वन वर्ड में देना है तो क्या देंगे? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नहीं नहीं, 4D से 5D में होगा, देखा जाएगा। जिरकोनियम हैफनियम का पूछते बहुत ज्यादा है, जिसका क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं उसका क्या बता देते हैं, वही एग्जाम्पल बता दिया जाता है आपको। क्लियर है? नोट हो गया ऑनलाइन? चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की बात हो रही थी, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? आयनिक रेडियस। आयन बन रहा है तो रेडियस में क्या होगा? आयनिक रेडियस क्या होती है? देखो जैसे मान लो कोई आयन है, सोडियम था एटम, इसमें इलेक्ट्रॉन थे 281, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन आउटर शेल का निकाल दिया, ये बन गया सोडियम प्लस 28 का सिस्टम बन गया, सोडियम आयन बन गया। अब ये जो Na प्लस है,
Na+ को अगर देखो, इसका यहाँ पे मान लो न्यूक्लियस है और इसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर है, तो इस Na+ के न्यूक्लियस और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलोगे? आयनिक रेडियस, है ना। तो आयनिक रेडियस है क्या? इट इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ आयन एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। बहुत हल्का, चार्ज की वजह से डिफरेंस आएगा, बट डेफिनेशन वाइज लगभग सेम सा ही होता है। अगर कैटायन बनेगा तो रेडियस क्या हो जाएगी? अगर Na+ बन रहा है, इसकी रेडियस की बात कर रहे हो, तो इसको बोल दोगे कैटायनिक रेडियस। कैटायन है, मान लो Cl- बन रहा है, तो ये तो एनायन है, तो एनायनिक रेडियस बोल दोगे उस केस। कैटायनिक रेडियस एंड एनायनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में क्या पूछा जाएगा, अब उसमें बात कर लेते। नोट हो गया? हमेशा देखो, इन जनरली ऐसा होता है कि अगर कैटायन है तो उसका जो रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ पेरेंट एटम, पेरेंट एटम मतलब जिससे वो बना है, उसके एटॉमिक रेडियस से हमेशा छोटा होगा। मतलब अगर हम बात करें रेडियस ऑफ सोडियम और रेडियस ऑफ सोडियम प्लस, तो सोडियम प्लस की रेडियस छोटी होती है और सोडियम की रेडियस बड़ी होती है। इसका क्या रीजन होता है? रीजन समझना। कि कैटायन जो बनता है उसका रेडियस छोटा होता है अपने पेरेंट एटम से। क्या रीजन हो सकता है इसका? कौन बताएगा? वो बताइए। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। कैसे? देखो ध्यान से, अगर सोडियम एटम की बात करोगे तो इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 11 प्रोटॉन को 11 इलेक्ट्रॉन को खींचना है, पुल करना है, इनके बीच का फोर्स है। अगर सोडियम प्लस की बात कर लो तो सोडियम प्लस में 11 प्रोटॉन को कितने इलेक्ट्रॉन को पुल करना है? 10 इलेक्ट्रॉन को। तो अगर पर इलेक्ट्रॉन फोर्स देखोगे तो इसमें कम लगेगा और इसमें क्या लगेगा? ज्यादा। भाई यहाँ पे 11 प्रोटॉन को पुल करना है, कितने इलेक्ट्रॉन को? 11 इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे 11 प्रोटॉन को कितने इलेक्ट्रॉन को पुल करना है? 10 इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे पर इलेक्ट्रॉन फोर्स ज्यादा हो जाएगा ना। ये बात सबको समझ आ रही है? यहाँ पे पर इलेक्ट्रॉन फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा तो रेडियस कम, फोर्स ज्यादा तो रेडियस कम, तो इसलिए पॉजिटिव वाले की रेडियस क्या होती है? कम होती है। तो क्या बोलेंगे आप? रीजन क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ कैटायन पर इलेक्ट्रॉन
force of attraction becomes more, so radius becomes less. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो रेडियस के छोटे होने के चांसेस पूरे। अब माइनस अगर बना दे तो क्या होगा चांस? कोई m है, अगर उसका m प्लस बनाते हैं और m माइनस बनाते हैं, क्या चांस आएगा? रेडियस बढ़ जाएगी, क्योंकि पर इलेक्ट्रॉन फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फोर्स कम हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो पर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कम हो जाता है। ये फैक्टर सबको समझ आ रहा है? ये वाला ऑनलाइन आ गया, ये फैक्टर क्लियर? इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस देन रेडियस डिक्रीजेस, ऐसा कह सकते हैं क्या? ऐसा कहा जा सकता है। मान लो ये कोई m है, इसमें 10, इसमें मान लो 12 प्रोटॉन है और 12 ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या किया? पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, बनाया m प्लस, तो अब 12 प्रोटॉन तो है ही, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 11। अब अगर हम बना दें m प्लस 2 तो 12 प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। अब हम बना दें m प्लस 3 तो 12 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 9। तो जैसे जैसे कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पर इलेक्ट्रॉन फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। इधर से इधर अगर देखें तो पर इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, FOA लिखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शॉर्ट में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा तो रेडियस डिक्रीज करेगा। हाँ, कहाँ? तो इलेक्ट्रॉन ही तो निकल रहा है, तभी तो आ रहा है प्लस चार्ज। एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं ना। यानी अगर कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो रेडियस क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी, क्योंकि पर इलेक्ट्रॉन फोर्स क्या होगा? बढ़े। नोट कर लो जल्दी से m के फॉर्मेट में, इसको नोट करो। छोटे छोटे से पॉइंट है, पूरे इनऑर्गेनिक के बेस हैं ये, तो ध्यान ध्यान से समझिए। कोई पॉइंट नहीं समझ आए तो पूछिए। हो गया? जयेश नोट कर लिया? कॉपी भेजो, कॉपी भेज देखे क्या नहीं। लाइन लिखी इसके नीचे? नर्सरी क्लास में हो आप? एनायनिक रेडियस की बात कर लो।
अब एनायनिक वाला फैक्टर सीधे सीधे समझ आएगा ना। जैसे अपने पास क्लोरीन था 287, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो क्या बन जाएगा, Cl माइनस 288 बन जाएगा। यहाँ पे 17 प्रोटॉन और 17 ही इलेक्ट्रॉन थे, एटॉमिक नंबर 17 होता है। यहाँ पे क्या हो गया, 17 प्रोटॉन और कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। मान लो एक और दे दो, देना मुश्किल है लेकिन मान लो दे देते, बनता नहीं है जनरली। तो यहाँ पे 17 प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 19। तो अगर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर बढ़ाते जाओगे तो पर इलेक्ट्रॉन फोर्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को फोर्स कम मिलेगा क्योंकि फोर्स अपने पास कितने का है, 17 प्रोटॉन का ही फोर्स है अपने पास। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इधर से इधर जा रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। किसके ऊपर, पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, या कह सकते हो आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिक्रीज कर रहा है। तो रेडियस क्या होगी, इंक्रीज कर। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ाते जाओ किसी आयन पे तो रेडियस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इन जनरली एक्सेप्शंस आर देयर, कोई एक्सेप्शन मिल सकता है। मनस्वी नोट कर लिया पक्का, हो गया। लास्ट टॉपिक करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की रेडियस की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ले रहे हैं, उसकी रेडियस की बात करें। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो ले लो n-3, O-2, F- Na+, Mg+2, Al+3, ये ले लो। इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है इसमें सब में, जल्दी से बता दीजिए इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है इसमें, लक्ष्य बोलिए इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है इनमें, कितनी देर लग रही गिनने में, नहीं पता है तो बोल क्यों नहीं रहते, तो बोल क्यों नहीं रहते, मैं यही तो पूछ रही हूँ, बोल क्यों नहीं रहते, इतना समय क्यों लगता है, ऑब्वियस सी बात है, तो इसमें इतना समय क्यों लगता है। इसमें ओरिजिनल 7 होते हैं, 3 माइनस का चार्ज है तो 10 हो गए। इसमें ओरिजिनल 8 होते हैं, 2 माइनस का चार्ज है तो 10 हो गए। इसमें ओरिजिनल 9 होते हैं और 1 चार्ज है तो 10 हो गए। सोडियम में 11 होते हैं, 1 निकल गया इलेक्ट्रॉन तो 10 हो गए, है ना। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 10। एल्युमिनियम में 13 होता है, 3 निकल गए तो 10। इतनी देर लग रही है बताने में। 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सबके सब क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या ध्यान रखना है आपको, हमको यहाँ पे लेना है Z/E रेशियो।
Z होता है एटॉमिक नंबर, Z होता है एटॉमिक नंबर, E हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का नंबर। Z by E रेशियो लेना है। Z by E रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। Z by E रेशियो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जैसे जैसे Z by E रेशियो बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस कम होगी। Z by E रेशियो कम होगा तो रेडियस क्या होगी? बढ़ेगी। चलिए निकालिए सब में जरा Z by E रेशियो अप्रॉक्स। n-3 का निकाल के बताती हूँ, बाकी सबका आप निकालेंगे। अगर n-3 का निकालना चाहें Z by E रेशियो तो कैसे आएगा? प्रोटॉन का नंबर कितना है? 7, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10, तो वैल्यू कितनी आ गई? 0.7। सबका निकाल लीजिए ऐसे ही। डिवाइड करके नंबर निकालना है, कितना वैल्यू कितना है। सबका निकालते जाओ, बताते जाओ। इसका मैंने निकाल दिया, आगे आप लोग बताओ। इसका 0.7 आ गया, 0.8, 0.9, ताली बजाने वाली बात है। 1.1 है या 1 है? सोडियम प्लस का बोलिए। 1 है या 1.1 है? 1 क्यों बोल रहे थे? सब लोग निकाल पा रहे हैं? 1 बोल रहे हैं अभी तक। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स आपके कितने हैं सोडियम में? 11, और इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं? सब में 10 है, तो 11/10 करोगे तो 1.1 है। इसमें अगर इसमें देखो तो आप रेशियो, रेडियस रेशियो बढ़ रहा है, मतलब सॉरी, ये Z by E रेशियो बढ़ता जा रहा है। 0.7 से 0.8, 0.9, 1.1, 1.2, 1.3, तो रेडियस क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो रेडियस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्या बोले इसमें, ये जो लाइन हमने लिखी है इसमें लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा है? आर डिक्रीज कर रही है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हमेशा कैसे देखना है? Z by E रेशियो से। Z is number of proton, E is number of electron. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में ऐसे देखें। हाँ ठीक है, अच्छी बात। सबका लिख लिया? कहाँ लिखा? रेडियस डिक्रीज हो रही। रेडियस में कुछ और रह गया। Cl माइनस, क्वेश्चन लिखिए। Cl माइनस Fe+2, Cl माइनस Fe+2, रेडियस का ऑर्डर बताना है। हाँ Z by E निकाल लो फटाफट, अभी बताया था। 50 तक अभी तक याद हो जाने चाहिए थे।
ऑनलाइन से भी आंसर आना चाहिए अब की बार। ऑनलाइन वाले बैठे हुए चुपचाप। क्या रहा है? रेडियस या जेड बाई ई? रेडियस एफ ई की सबसे बड़ी। सीएल माइनस का रेडियस छोटा आ रहा है, सोच लो थोड़ा। ध्यान से देख लो, सब लोग डेटा गलत बता रहे हैं। सही है। ऑनलाइन में कौन बता रहा है? वैष्णवी, वैष्णवी, वैष्णवी सीएल का जेड बाई ई बोलिए। ये रेडियस बता रही है। सीएल का क्या आ रहा है? 1। सीएल में 17 इलेक्ट्रॉन होंगे और 17 ही प्रोटॉन, तो 1 आ गया। ठीक है। सीएल माइनस का क्या आएगा? 17 बाई 18। और इसका क्या आ जाएगा? एफई में कितने होते हैं? एफई का होता है टॉपिक नंबर 26। 26 बाई 20। तो ये 1 आ रहा है। अगर इसको देखो तो ये वैल्यू 1 है। ये वाली जो वैल्यू होगी ये क्या होगी? ये लेस देन 1 होगी। ये वैल्यू आएगी लेस देन 1। और ये वाली वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 1 होगी। 1 पॉइंट। तो जिसकी वैल्यू सबसे छोटी है उसका रेडियस क्या होगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सीएल माइनस का सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर सीएल की रेडियस हो जाएगी, फिर Fe प्लस। बात क्लियर है? ऑनलाइन, ऑनलाइन बच्चों बात समझ आ गई? चलिए रेडियस का टॉपिक आज क्लोज करते हैं। अब कल नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे आयनाइजेशन एंड